नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राहुल सौमित्र खबर A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। एक 145 दिन 4000 किलोमीटर का सफर पूरा करके आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। बर्फ की सफेद चादर से सजी श्रीनगर की वादियों में राहुल गांधी ने बेहद भावुक स्पीच दी, तो साथ ही मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने प्रहार भी किया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड, भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में खत्म हो गई। 7 सितंबर 2022 को 145 दिन पहले यात्रा का आगाज कन्याकुमारी से हुआ था। भारी बर्फबारी के बाद भी राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है। हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका, जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं। श्रीनगर में सुबह से ही भारी बर्फबारी के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी भीड़ देखी गई। यात्रा पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने राम और शंकराचार्य से राहुल गांधी की तुलना कर दी, तो एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताना चाहिए। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं। समापन रैली से पहले श्रीनगर के पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा लगभग 5 महीने बाद कश्मीर में खत्म हुई। राहुल गांधी की इस यात्रा के मायने सिर्फ राजनीतिक है या फिर राजनीति से हट कर इसके मायने हैं? आइए इसे डिकोड करते हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार ही पार्टी का सर्वा होता आया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बीजेपी ने भी इस बहाने राहुल गांधी पर लगातार प्रहार किया। इस वजह से कांग्रेस को सियासी नुकसान भी हुआ। ये छवि तोड़ने के लिए कांग्रेस ने पहले संगठन चुनाव के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद राहुल गांधी ने देश के एक छोर से दूसरे छोर को नापने का फैसला कर यह संदेश देने की कोशिश की कि वो सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि सड़क की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान हिमाचल चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस के अलावा विपक्षी दलों के नेताओं ने यात्रा से जो दूरी बनाई उसको देखकर लगता नहीं कि 2024 में भी विपक्षी एकता बन पाएगी। हाँ, इस यात्रा के बाद राहुल गांधी देश को और देशवासी राहुल गांधी को बेहतर समझ पाएंगे। इधर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। आपको यह बता दें कि मुर्तजा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था। सोमवार को सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तजा अब्बास को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ में एनआईए एटीएस की अदालत में लाया गया। आरोपी ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। आपको यह ध्यान भी होगा, जांच में सामने आया कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमले के मामले पर हमलावर नेपाल भी गया था। उससे पुलिस को कई संदिग्ध दस्तावेज मिले थे। दरअसल गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास नाम के शख्स ने हथियार लहराया था। इससे हड़कंप मच गया था। उसने पुलिस वालों पर हमला करके उन्हें जख्मी भी किया था। मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश भी इसने की थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और ओबीसी महासभा के 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति के सदस्य ने इस संबंध में शिकायत की थी। वहीं इस मामले में एडीसीपी सैयद अली अब्बास ने बताया कि रामचरितमानस जलाने की सूचना संज्ञान में आई थी। तत्काल मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामले में बागेश्वर धाम के पंडित और पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। तो ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक है और अभी हाल ही में उन्हें महासचिव बनाया गया है। ये देखिए प्रतियां जलाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे, और इसी मामले पर बयान भी दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। श्री रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक अनूठा ग्रंथ है, उसके प्रति अगर इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता, ये घोर निंदनीय है। इसलिए तो हम कह रहे हैं अब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। हम लोग कब तक ये सब सहेंगे, कब तक? आखिर उसके पीछे हमें लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी टीम है, जो हिंदुओं को आपस में लड़वा भिड़वा करके राज करना चाहते हैं। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ में से एक रामचरितमानस को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है या खड़ा करने की कोशिश की जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह जानने और समझने के लिए चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर नए नए विवाद खड़े करने के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने धार्मिक बयानबाजी का सहारा लेकर अपनी और अपनी पार्टी को फिर से लाइमलाइट में लाने की कोशिश की। यूपी में जातिगत और धार्मिक बयानबाजी ध्रुवीकरण के काम आते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो सकता है। अगर ध्रुवीकरण का असर ज्यादा हो गया तो फायदा आखिर में भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। यह मसला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो समाजवादी पार्टी के लिए बोझ बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। जी हां, यह बयान एक बार फिर साबित कर रहा है कि भाई ये राजनीति है या राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। भला अब कौन बीजेपी से तौबा कर रहा है और क्यों, ये जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट को देखिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। जी हाँ, सही सुना आपने। मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, यही कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी घाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी फंसाने का काम करती है। क्या क्या कर दिया था बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना, इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। दरअसल हाल ही में दरभंगा में हुई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। इसी बयान पर नीतीश कुमार ने बयान दिया। नीतीश के इस बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी फिर काफी तेज हो गई है। तो सवाल तो ये भी उठ खड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार को ये कहना क्यों पड़ रहा है, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर रहे नीतीश कुमार इतने तल्ख बयान क्यों दे रहे हैं, आइए इसे डिकोड करते हैं। असल में नीतीश कुमार बीजेपी और आरजेडी के बीच इतनी उछल कूद कर चुके हैं कि जैसे ही गठबंधन में दरार की कोई खबर आती है तो उनके वापस जाने की बातें शुरू होने लगती है। अब इसके पीछे तो वही जिम्मेदार है। हाल ही में उनके बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू के भीतर घमासान मचा है। आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन भले ही हो चुका हो, लेकिन दोनों पार्टी के कोर वोटर अलग हैं, जो एक दूसरे के साथ शायद ही स्वीकार कर पाए।
इस असहज गठबंधन की वजह से पार्टी के भीतर लगातार दबदबा चलते रहता है, दबाव चलते रहता है, जिससे नीतीश कुमार को ही हर दिन 2-4 होना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। संसद के बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष कई मसलों पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने ये सारे मामले उठाए भी और इन पर चर्चा की मांग भी की। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी टीएमसी समेत कई दल शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचा। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक अच्छी रही। हम सदन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बजट में केंद्र सरकार से किसानों के लिए विशेष मांग की है। पेट्रोल डीजल की कीमत संसार में आधा होने के बावजूद भी हर साल 4.25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है। उसके हिसाब से राज्यों को उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस बार बजट 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 23 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 13 मार्च को अवकाश के बाद 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। बजट 2023 पेश होने में अब केवल 2 दिन ही रह गए हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। ऐसे में बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छोटी बजट योजनाओं और जीवन बीमा आदि में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट सरकार की ओर से दी जाती है। इसमें आखिरी बार बदलाव 2014 में किया गया था। इसे लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि महंगाई को देखते हुए सरकार को अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर देना चाहिए। बचत खाते की ब्याज पर छूट इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत बैंक, डाकघर या फिर कोऑपरेटिव में बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज पर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की छूट की जाती है। यानी अगर आपको बैंक में अपनी जमा पर 1 साल में 10,000 रुपए तक प्राप्त होते हैं तो आपसे टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं इसे आप। इसकी सीमा 50,000 रुपए तक होने की उम्मीद है। यानी आपके लिए ये गुड न्यूज है। होम लोन की ब्याज पर छूट इस साल बैंकों की ओर से ब्याज दरों में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिस पर लोगों पर ब्याज का बोझ बढ़ा है। फिलहाल होम लोन पर अदा की जाने वाली ब्याज पर इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख तक की छूट दी जाती है। बजट 2023 में इसके 5 लाख रुपए तक किए जाने की उम्मीद है। स्वास्थ्य बीमा छूट में बदलाव हो सकता है। यह बदलाव कोरोना महामारी के बाद से लोगों में स्वास्थ्य बीमा को लेकर काफी जागरूकता आई। लोग अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा कराने पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल अगर कोई अपना पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बीमा कराता है तो उसे 25,000 रुपए और माता पिता का स्वास्थ्य बीमा कराने पर 50,000 रुपए की छूट दी जाती है। बजट 2023 में इसके बढ़ने की उम्मीद है। यानी महंगाई से राहत की उम्मीद हमें इस बजट से लग रही कि थोड़ी हमें राहत मिल सकती है। चुनावी साल में घर वापसी की भी शुरुआत हो गई है। बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ने और बीजेपी की ही कैंडिडेट को हराकर महापौर का चुनाव जीतने वाली प्रीति सूरी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और देखिए, बीजेपी ने पहले इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला था, लेकिन अब फिर खुले बाहों से इन्हें अपना लिया है। चुनावी साल में एक बार फिर दल बदलने का सिलसिला देखने को मिला। बीजेपी से बगावत करने वाले बागियों की एक बार फिर घर वापसी हुई है। दरअसल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कटनी के महापौर प्रीति सूरी और 3 निर्दलीय पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। हमारे शहर के विकास हैं,
और शहर हित में है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज सम्मिलित हुई हूँ। सीएम शिवराज ने कहा कि ये उन्हीं का परिवार था, वे फिर से अपने परिवार में शामिल हो गए हैं। शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए कि अपने परिवार में पुनः आ रही है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे ही परिवार में पुनः एक बार उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कटनी महापौर प्रीति सूरी को फिर से अपने पाले में लाकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में दल बदलने और घर वापसी का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने पहले खुद प्रीति सूरी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था, लेकिन 6 महीने बाद ही आज फिर क्यों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, इसलिए डिकोड करना बहुत जरूरी है इस खबर का। असल में प्रीति सूरी पहले बीजेपी में ही थी। बीजेपी ने इस बार कटनी नगरीय निकाय चुनाव में प्रीति सूरी को मौका नहीं दिया। इससे नाराज होकर प्रीति सूरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी की ही प्रत्याशी ज्योति दीक्षित को हराकर मेयर बन गई। अब प्रीति के वापस बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। इससे पहले कटनी में पिछले 10 सालों से बीजेपी का ही कब्जा था। ऐसे में एक बार फिर अब कटनी निगम बीजेपी का हो गया जो छिटक गया था। खास बात यह है कि कटनी नगर निगम क्षेत्र प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में आता है। इस लिहाज से कटनी नगर निगम महापौर पद साख का सवाल था। बीजेपी के हार से पार्टी से झटका जरूर लगा था, लेकिन अब बीजेपी ने प्रीति सूरी को पार्टी में शामिल करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। प्रीति के ही साथ 3 निर्दलीय पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के मेयर होने से कटनी का बेहतर विकास हो पाएगा। इससे बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा होने की पूरी संभावना है। प्रीति सूरी के घर वापसी से बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कटनी के विकास के लिए सरकार कोई भी रुकावट नहीं चाहती है। तो न्यूज डिकोड खबरों का महा बुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर से भरा एक ऐसा शो है जो आपको रखता है दूसरों से एक कदम आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।